हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कॉमर्सपुर आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जीरो टू हीरो झारखंड स्पेशल बैच लेकर आई है, जिसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड छोटे बड़े सारे तथ्यों को देख रहे हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नई टॉपिक को देखेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना को देखेंगे कि ये शासन व्यवस्था मुंडाओं के शासन व्यवस्था से कैसे भिन्न था और समय समय पर इसमें कैसे कैसे और क्यों परिवर्तन आए। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था कि झारखंड में सबसे पहले राज्य का निर्माण मुंडाओं के द्वारा किया गया था। हालांकि वे बिहार से आकर यहाँ बसे थे और उनके जो प्रमुख नेता थे ऋषा मुंडा, उन्होंने सबसे योग्य मुंडा को राजा बनाया था, जिसका नाम था सूतिया पाहन, और राजा के नाम से ही सूतिया नागखंड की स्थापना कर दी थी। हालांकि ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं और इसी तरह शासन चलता रहा और मुंडाओं के अंतिम राजा यानी मदरा मुंडा का समय आ जाता है। वैसे तो मदरा मुंडा की कई संतानें थी, इसके बावजूद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था और नाम दिया था मुकुट राय, फनी मुकुट राय। और इनकी यानी कि फनी मुकुट राय की प्रतिभा और कुशलता से वो काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि मदरा मुंडा ने अपने जीवन काल में ही फनी मुकुट राय को अगला राजा घोषित कर दिया था। और इसके बाद फनी मुकुट राय ने पहली शताब्दी में यानी पहली सदी में ही और 64वीं ईस्वी को नागवंश की स्थापना कर दी। तो अब देख सकते हैं कि इसी स्लाइड में काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में सबसे पहले राज्य का निर्माण किस जनजाति के द्वारा किया गया, तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, मुंडा जनजाति के द्वारा। और भी क्वेश्चन जैसे इसमें क्रिएट किया जा सकता है कि मुंडाओं के पहले राजा कौन थे, तो हमारा आंसर होगा सूतिया पहन। मुंडाओं के अंतिम राजा कौन थे, तो आंसर होगा मदरा मुंडा। ये भी इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि नागवंशियों के पहले राजा कौन थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, फनी मुकुट राय। वैसे मैं आप लोगों के लिए जल्द ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो सके। अब आगे चलते हैं। फनी मुकुट राय ने मुंडा के ही शासन व्यवस्था को अपनाया और बहुत ही हल्का यानी बहुत ही माइनर चेंज किया। आइए देखते हैं क्या चेंज किया था आखिर उन्होंने। ये मैं एक चार्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बता रहा है और नीचे जो हल्का सा चेंज किया गया था नागवंशी शासन व्यवस्था में। तो हम लोगों ने देखा था कि मुंडा शासन व्यवस्था को 3 स्तर में बांटा गया था। पहला स्तर था हातू, जिसके प्रमुख होते थे हातू मुंडा। दूसरा स्तर था पट्टी, उसके प्रमुख होते थे मानकी। और तीसरा था पहड़ा, जिसके अध्यक्ष या प्रमुख जो होते वो होते थे पढ़ा राजा। अब इसमें क्या किया गया नागवंशी व्यवस्था में कि कुछ चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, पहला स्तर को तो सेम एज इट इज़ रखा गया, यानी कि जो हाथू थे उसमें उसके जो प्रमुख थे वो हाथू मुंडा ही थे। लेकिन जो ये पट्टी होता था या सेकंड या द्वितीय स्तर जो था उसको ही रिमूव कर दिया गया और ये पट्टी के जगह पढ़ाव को ले आया गया और इसके प्रमुख मानकी को ही रहने दिया गया। यानी कि इस सिस्टम में कैसे काम करेगा कि जो भी हाथू होंगे वो सारे के सारे अब किसके पास रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे पढ़ा को, और सारे के सारे पढ़ा अब किसे रिपोर्ट करेंगे, अब वो नागवंशी राजा के अधीन आ गए। यानी कोई भी जो स्तर होगा ये इसी तरह पहला हाथू होगा, दूसरा पढ़ा होगा, तीसरा डायरेक्ट नागवंशी राजा के अधीन होगा। और बाकी चीज़ देखा जाए तो बाकी चीज़ वैसा के वैसा रहा। जैसे कि पहले था कि जंगल काट कर आप ज़मीन बना सकते थे, कुछ जो हम लोगों ने देखा तो खुदकट्टी भूमि के तौर पे, वो अब भी उसी तरह का था। और अभी भी कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, या ऐसा बोलिए कि कर वसूली जैसी कोई भी प्रणाली नहीं थी। हालांकि इस शासन व्यवस्था में सबसे पहले प्रभाव 16वीं सदी में पड़ता है। बात है सन 1585 ईस्वी की, जब अकबर के जो सबसे खास या सबसे भरोसेमंद
जो सेनापति थे यानी जनरल नवाब शहबाज खान खम्बू ने अकबर के कहने पर छोटा नागपुर में आक्रमण कर दिया। उस वक्त क्या था कि नागवंशी के जो राजा थे वो थे मधुकर्ण शाह। हालांकि इस युद्ध में नागवंशी की हार हुई और यह पहली बार हुआ था जब छोटा नागपुर किसी के अधीन आया हो। और इस अधीनता के कारण नागवंशी राजा यानी जो मधुकर्ण शाह थे, अब उनको नजराना देना पड़ता था। अब ये नजराना को कई जगह पेशकश भी लिखा जाता है। नजराना और पेशकश एक ही बात को सिद्ध करता है। हालांकि यह नजराना या पेशकश जो था वो नियमित नहीं था। राजा राजा जो भी होते थे वो राजी खुशी से जो हो पाए वो सम्राट को भेंट के तौर पे दे दिया करते थे। फिर आता है मधुकर्ण का पुत्र यानी कि दुर्जन साल, और दूसरी तरफ था मुगल सम्राट जहांगीर। जहांगीर के आने के बाद नजराना धीरे धीरे मालगुजारी के रूप में परिवर्तित होने लगा। अब ये मालगुजारी क्या होता है? पेशकश तो हम लोगों ने देखा था कि कोई नियमित टैक्स नहीं था, तो इसी चीज़ को नियमित रूप देने की कोशिश की गई थी मालगुजारी से। हालांकि ये जो दुर्जन साल थे उन्होंने मालगुजारी देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 1616वीं ईस्वी को दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 वर्षों तक उन्हें इस ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। ठीक 12 साल बाद यानी कि 1628 ईस्वी को, ठीक 12 साल अगर हम काउंट करते हैं तो 1628 ईस्वी को इस शर्त में दुर्जन साल को रिहा किया जाता है कि अब से 6000 की वार्षिक कर आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 6000 वार्षिक कर आपको देना पड़ेगा। तो जब उनको रिहा हो जाते हैं तो अब उनको अपने जो शासन व्यवस्था था उसमें फिर से कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। उससे क्या होता कि चेंज की ज़रूरत महसूस पड़ी उनके शासन व्यवस्था में। और जो पढ़ा का प्रमुख होता था मान की, अब उसकी जगह भूंयर को दिया गया, यानी उसे अब भूंयर कहा जाने लगा और उसे ही टैक्स कलेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि ये प्रथा अब भी उतनी कठोर नहीं थी जो आने वाले समय में होने वाली थी। भूंयरों को बेसिकली कुछ एरिया दे दिया जाता था जागीर के तौर पर, और उस एरिया यानी उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों से बहला फुसला कर टैक्स कलेक्ट करने को कहा जाता था और इसी को जागीरदारी भी कहा गया है। फिर आता है इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा फेरबदल। समय था 1764 का और एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बक्सर के युद्ध से जानते हैं, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को बिहार और बंगाल की दीवानी मिल जाती है और अंग्रेजों की यहाँ एंट्री हो जाती है। आप इस मैप में देख सकते हैं ये पूरा एरिया ही अंग्रेजों के अधीन चला जाता है, जिसमें वर्तमान का छोटा नागपुर क्षेत्र भी आता है। और इसी छोटा नागपुर क्षेत्र को अंग्रेजों ने पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा और टैक्स कलेक्शन की तैयारी जो है वो पुरजोर तरीके से स्टार्ट कर दी। हालांकि देखा जाए तो 1773 तक 1773 तक टैक्स कलेक्शन में वैसा कुछ खास काम नहीं हो पाता है। इसी के चलते एक 1773 में यहाँ एक टैक्स कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है जिनका नाम होता है जीएस विटली। कई बुक में आपको इनका नाम एसी विटली भी मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल आप विटली से याद कर सकते हैं। हालांकि इनकी नियुक्ति के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन में कोई खास प्रभाव नहीं मिलता है या कोई प्रभाव ऐसा नहीं दिखता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए सबसे पहले टैक्स कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? विटली होगा। ये कब हुआ था? 1773 में। ठीक यहाँ से 2 वर्षों बाद यानी कि 1793 को, और एग्जैक्ट डेट बोले तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई और जो अभी तक हम लोगों ने जागीरदारी सिस्टम को देखा था उसे जमींदारी प्रथा में बदल दिया गया, उसे जमींदारी प्रथा में तब्दील किया गया और जो भी राजा महाराजा थे उन्हें अब जमींदारी सिस्टम की आड़ में जमींदार बनाकर रख दिया गया। तो हम लोग देखेंगे जो कि प्राचीन समय से चली आ रही थी मुंडा और नागवंशी शासन व्यवस्था को, तो अब उसमें बहुत बड़ा फेरबदल था, बहुत बड़ा परिवर्तन था और धीरे धीरे इसकी साख भी कमज़ोर पड़ने लगी
और हम लोग देखते हैं कि इसका अस्तित्व नष्ट होते चला गया और वर्तमान समय में देखा जाए तो यह शासन व्यवस्था नाम मात्र का ही बचा है। तो यहाँ आकर हमारा क्लास की समाप्ति होती है और नागवंशी शासन व्यवस्था से रिलेटेड फैक्ट्स की भी। आशा करता हूँ आप लोगों को नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने कई कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें को देखा, कैसे कैसे उसमें चेंजेज आया। तो आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचा होगा और एग्ज़ाम में भी आशा करता हूँ कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्लास पसंद आने पर मेरी मेहनत को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।